हेलो परमारियंस। मॉक टेस्ट के सीरीज में मॉक टेस्ट नंबर आपका सेकंड है। इसके पहले ऑलरेडी एक मॉक हो चुका है और स्पेशली अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इससे रिलेटेड आपको एक ग्रामर का वन शॉट मिल चुका है एंड वोकैब्स का वन शॉट मिल चुका है। इसके अलावा वोकैब का वन शॉट एक रिमेनिंग है, देन आपका कॉम्प्रिहेंशन का एक वन शॉट रिमेनिंग है। आइए फिर डायरेक्ट मॉक टेस्ट नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। इसके अलावा अगर आपको और अच्छे से इंग्लिश को इन्हांस करना है तो उसके लिए एफआरबी सीरीज आपकी सबसे बेहतरीन इम्पैक्ट डाल सकती है आपके प्रिपरेशन में, तो उसको फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। एक और चीज़ कि लगातार मैं टेलीग्राम पर सेशन कंडक्ट करा रहा हूँ एसएससी सीएचएसएल के लिए, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। डेली बेसिस पर हम लोग टास्क को लेकर के डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आपकी जो इंग्लिश नाश्ता सीरीज है वो आप फॉलो कर सकते हो, डेली बेसिस पर उस पर रिवीजन कर सकते हो आप वोकैब का। आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट सेगमेंट की तरफ। यहाँ पर एक ईडियम दिया गया है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। महत्वपूर्ण है इस अपॉर्चुनिटी को लेना, टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ, अपने लिए एक नाम बनाना। बीट अराउंड द बुश, अब ये कहना क्या चाह रहा है, अंडरलाइन सेगमेंट इन विच सेंटेंस एंड कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली। यहाँ पर एक ईडियम आपको सेलेक्ट करना है, फिल करना है, जो कि मीनिंग को अप्रोप्रिएट बनाए। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है नॉट कम टू द मेन पॉइंट, है ना। ये मीनिंग होता है, मतलब मुद्दे की बात न करना, घुमा फिरा करके बात करना, है ना, जो कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट नहीं है। आप सेंटेंस में कहना चाह रहे हो ये महत्वपूर्ण है कि जो भी अवसर मिले उसका फायदा उठाओ और उसके बेसिस पर अपना नाम बनाओ। स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, और इसके लिए करेक्ट ईडियम यही है, ये अवसर के अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए, जब जैसा अवसर है उसी के अकॉर्डिंग। जैसे एक प्रॉवर्ब आप पढ़ते हो, मेक हे व्हाइल द सन शाइन, हे व्हाइल द सन शाइन, व्हाइल द सन शाइन, है ना, सन शाइन, ये आप पढ़ते हो। ठीक है कि जिस समय अवसर है उस समय उसका फायदा उठाना चाहिए, है। तो दोनों पॉइंट क्लियर है। हालांकि इससे रिलेटेड एक और प्रॉवर्ब बनती है, अर्ली बर्ड कैचेस दी वॉर्म, है ना, तो जो जल्दी आता है जल्दी पाता है, वो भी एक प्रॉवर्ब बनती है। फाइट टूथ एंड नेल, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, है ना, मतलब हर संभव कोशिश करना, जीतने के लिए हर संभव कोशिश करना, है ना। इसको आप ये भी लिखते हो, फाइट टूथ एंड नेल, फाइट टूथ एंड क्ला लिखा है, समटाइम आपसे ये पूछ देता है, फाइट टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। और एक और क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि इसके पहले ये प्रपोजिशन विथ लगा के देगा, जो कि इनकरेक्ट होगा। ये वाली बात आपको याद रखनी है। पास विथ फ्लाइंग कलर्स, फ्लाइंग कलर्स मतलब अच्छे नंबरों से पास होना, मतलब अच्छी किसी भी टेस्ट में या किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करना, है ना, मतलब सफलता पाना, है ना। ये भी क्लियर हो गया। और बेयर द फूट या बेयर फुटेड आप कह सकते हो। तो होप सो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, और पहले का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी फर्स्ट। तो सर पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, और पहले की सारी चीजें जितनी भी थी वो भी आपने ऑप्शन डिस्कस कर लिए। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। कह रहा लास्ट नाइट आई फेल टू स्लीप, लास्ट नाइट में सो नहीं पाया, बिकॉज ऑफ, क्योंकि सम फैमिलियर इश्यूज दैट कुडंट बी अवॉइडेड, कुछ फैमिलियर इश्यूज जो थे वो मैं अवॉइड नहीं कर सका। अब कह रहा दैट कुडंट अवॉइडेड, जिस चीज को आप अवॉइड ना कर सको उसके लिए क्या यूज करते हो, अनथिंकेबल, ये तो नहीं होगा। अनसॉल्वेबल, जिसको सॉल्व ना कर सको। और इनकैपेबल, असमर्थ होता है, और यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। और कई बार यहाँ पर आयन की वजह से आप नेगेटिव मान लेते हो, तो ध्यान रखना। इनएविटेबल मतलब वाइटल, जो चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसको आप क्या नहीं कर सकते हो, अवॉइड नहीं कर सकते हो। समटाइम आप कह सकते हो एसेंशियल है, कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। या फिर इसी को बोलते हो इनडिस्पेंसेबल, इनडिस्पेंसेबल, है ना, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत आवश्यक है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, अनअवॉइडेबल है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी अगर यहाँ से एक चीज़ और समझना चाहो तो ये याद कर लेना, कैपेबल के साथ ऑफ का यूज करते हो, वर्दी के साथ ऑफ का यूज करते हो, एबल के साथ टू का यूज करते हो। इन सभी का मतलब होता है समर्थ होना। एलिजिबल के साथ आप क्या यूज करते हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइएगा। कैपेबल ऑफ, वर्दी ऑफ, एबल टू, समर्थ होना। आगे चलता है नेक्स्ट। और यहाँ पर आपको क्या बताना है, ईडियम। हाँ, नेक्स्ट ईडियम है, ईडियम का मीनिंग बताना है। आई इन्वाइटेड देम, मैंने उन्हें इन्वाइट किया, टू माई एनिवर्सरी डिनर,
मैंने अपनी एनिवर्सरी डिनर पर उन्हें इनवाइट किया, बट दे हैड अदर प्लान्स, लेकिन कुछ उनके और प्लान थे, मतलब उनका कुछ और ही प्लान था। सो दे डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया टू पोलाइटली डिक्लाइन, कि मतलब पोलाइटली मना करने के लिए, विद द इम्प्लीकेशन दैट दे मे कम एट द लेटर डेट। तो उन्होंने कहा किसी चीज़ का कोई ऑफर है, आप डायरेक्टली नहीं उसको पोलाइटली मना कर रहे हो, और इन फ्यूचर आप वो चीज़ करने के लिए कह रहे हो, उसके लिए ईडियम क्या आएगा? स्पॉइल अ मूवमेंट, ये तो नहीं बनेगा। टू टेक अ रैन चेक, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। टेक अ रैन चेक का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को पोलाइटली रिफ्यूज कर रहे हो, बट आप लेटर उस चीज़ को करने के लिए एग्री हो, है ना? तो ये मीनिंग होता है। अब जैसे रैन से कई सारे ईडियम बनते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक तो ये सिंपली आप रैन कैट्स एंड डॉग्स पढ़ते हो, रैन कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब क्या होता है? मूसलाधार बारिश, है ना? डाउनपोर जिसको बोलते हो आप, इसको आप कहते हो डाउनपोर, मूसलाधार बारिश, उसको बोलते हो कैट्स एंड डॉग्स। आप रैनी डेज पढ़ते हो, रैनी डेज का मतलब होता है मुसीबत वाले दिन, डेज ऑफ हार्डशिप, डेज ऑफ हार्डशिप, मुसीबत वाले दिन। जैसे आप ये भी पढ़ते हो फॉर अ रैनी डे, फॉर अ रैनी डे, अरेंजमेंट फॉर हार्डशिप डेज, उसको बोलते हो फॉर अ रैनी डे। इसी तरीके से एक इडियम रैन से आप ये बनाते हो, टू रैन ऑन, टू रैन ऑन समवंस परेड, समवंस परेड, समवंस परेड, है ना? किसी के परेड पर बारिश कर देना। इसका मतलब क्या है कि आप उसका पूरा का पूरा जो प्लान है वो खराब हो जा रहा है। तो स्पॉइल समवंस प्लान, टू स्पॉइल समवंस प्लान, है ना? किसी के प्लान को स्पॉइल कर देना, ये भी रैन से बनने वाला इडियम है। वैसे ये भी आपने पढ़ा होगा, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, है ना? तो मीनिंग क्या होता है कि हर एक जितनी भी पेसिमिस्टिक चीज़ें हैं उनमें भी एक ऑप्टिमिस्टिक कहीं ना कहीं होप होती है। तो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है। जैसे एक और यहाँ पर ईडियम में लिख दे रहा हूँ, टू चेस रैनबोज, ये भी शायद आपने सुना हो, चेस रैनबोज। इसका मतलब क्या होता है? किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, है ना? टू चेस अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, टू फेस अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। रैनबो को चेस करना आसान नहीं है, आप ऐसे लर्न कर सकते हो, रैनबो को चेस करना आसान नहीं है ना? बहुत ही कैसा डिफिकल्ट है। तो यहाँ से इतनी चीजें आपको याद रखनी है ना? तो पॉइंट क्लियर हो गया। कॉल इट अ डे, किसी चीज को खत्म करना, वो होता है कॉल इट अ डे। अब जैसे कॉल इट अ डे के बारे में आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो, यहाँ पर दो तीन पॉइंट बनते हैं। जैसे एक आता है कॉल इट अ डे, दिन के जितने काम हैं उनको खत्म करना, वो होता है कॉल इट अ डे। बी फिनिश्ड विथ, इसी के लिए एक दूसरा इडियम आप यूज करते हो, बी फिनिश्ड विथ। या फिर ये यूज करते हो कट सॉल्ट, है ना? कट सॉल्ट। ये तीन इडियम है, इन तीनों का मतलब टू एंड होता है। इन तीनों का मीनिंग क्या होता है? टू एंड। तो सर पॉइंट क्लियर हो गया। और यहाँ पर करेक्ट आंसर भी आपने पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ से निकाल लिया है, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड। टुक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, तो कोई चीज जो आप पूरी तरीके से उस चीज से आप एग्री नहीं कर रहे हो, सस्पेंस के साथ आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना? तो वो होता है टुक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, है ना? आई मीन आप ये कह रहे हो कि समथिंग टुक समथिंग नॉट विलिंगली, नॉट फुल्ली विलिंगली, आप पूरी इच्छा से किसी चीज को नहीं स्वीकार कर रहे हो, है ना? तो दैट इज कॉल्ड टुक इट विथ अ सॉल्ट ऑफ ग्रेन या ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो सभी इडियम क्लियर हो गए, इसका मीनिंग क्लियर हो गया, और कॉल इट अ डे से रिलेटेड जो इडियम थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो सर ये क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लियर हो गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर। फोर में आपको एक ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, इसको आपको पता करना है कहाँ पर प्रॉब्लम है। द टीचर, अच्छा टीचर समबडी या समबडी के लिए हु लगाओगे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाओगे, हैड कंस्ट्रक्टेड द वर्कशॉप अर्लियर, सही, अलोंग विथ हिज असिस्टेंट। अब ये अलोंग विथ जो है ये प्रीपोजिशन है, तो ये बन गया प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है। ये जो हैव लगा है ये किसके अकॉर्डिंग आया है? ये टीचर के अकॉर्डिंग आया है। देखिए सिंपली आपने सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद पीओ लिखा है, तो जो वर्ब आएगी दैट कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। टीचर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे, ना कि हैव का। तो हालांकि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी लेंदी कर रहा है, बट पॉइंट बिल्कुल सिंपल सा है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ अलोंग विथ, देन वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू एस वन। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम
वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, है जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी सेकंड। तो सर पॉइंट क्लियर हो गया, यहाँ पर है जाएगा ना कि हैव। अब बाकी ये वाले पॉइंट आपको क्लियर होंगे कि जैसे आप दो सब्जेक्ट एज वेल एज से कनेक्ट कर देते हो, या फिर आप विथ से कनेक्ट कर देते हो, या फिर आप अलोंग विथ से कनेक्ट कर देते हो, अलोंग विथ, या टुगेदर विथ, या फिर बिसाइड से कनेक्ट कर देते हो, बिसाइड्स, या फिर समटाइम्स एंड नॉट से कनेक्ट कर लेते हैं, इन एडिशन टू से कनेक्ट कर लेते हैं। तो जो वर्ब आएगी दैट विल बी कम्स अकॉर्डिंग टू S1। ऐसा क्यों, क्योंकि बाद वाला बन जाएगा PO, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। एज वेल एज को छोड़ करके कंजक्शन है, बाद बाकी सब प्रपोजिशन बनेंगे। तो वहां पर जो वर्ब आएगी वो S1 के अकॉर्डिंग ही आएगी। या तो आप इसको डायरेक्ट लर्न कर लो, या तो आप वो सब्जेक्ट प्लस PO वाला जो आपका पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलो पॉइंट क्लियर हो गया, 4 क्लियर, 5। और कह रहा है इसमें भी स्पॉटिंग एरर आपको निकालना है। कैन यू पिक अप मी फ्रॉम द एयरपोर्ट टुमारो, क्या तुम कल मुझे एयरपोर्ट से पिक कर सकते हो। अब सेंटेंस पढ़ने में आपको बिल्कुल सही लग रहा है। एक ऑप्शन यहाँ पर गिवन नहीं, मैं आपको दे देता हूँ। ऑप्शन एक है नो एरर का, ऑप्शन एक है नो एरर का। अब आपको यहाँ पर बताना है कैन यू पिक मी अप, पिक अप मी फ्रॉम द एयरपोर्ट, है ना, टुमारो। तो देखो एक तो पहली बार टुमारो लगा रहे हो, यहाँ कैन लगा रहे हो, सही है। क्या तुम मुझे कल एयरपोर्ट से पिक कर सकते हो। वैसे टुमारो के साथ फ्यूचर आना चाहिए, बट मॉडल के साथ ऐसी कोई कंडीशन होती नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, और सेंटेंस कैसा होना चाहिए मेरे भाई, नो एरर। लेकिन फिर भी इस सेंटेंस में प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है पार्ट नंबर बी में। क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि ये होना चाहिए था पिक मी अप। सही फ्रेज जो बनेगा वो ये बनेगा, पिक मी अप, पिक समबडी अप, है ना। ये फ्रेज जो बनता है दैट विल बी पिक समबडी अप, ये आपका फ्रेज बनता है। तो होप सो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, दैट विल बी सेकंड। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इम्प्रूव द बोर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको कि अभी मैं थोड़ा सा लेवल डाउन ही रख रहा हूँ, है ना। जैसे 2-3 मॉक कर लोगे, देन फिर हम थोड़ा सा अप करके चीजों को सॉल्व करेंगे। ही सेट मी अ लाई। पहली बात तो ये बात समझना है, जो से वर्ब है, जो से वर्ब है या सैड वर्ब है, मान लो पास्ट में लिखोगे तो सैड आ जाएगा। ये एक्चुअली इंट्रांजिटिव वर्ब है, VI है। VI का मतलब जानते हो, VI का मतलब इंट्रांजिटिव होता है। इंट्रांजिटिव का मतलब इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो से या सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, जिसको आप टोड कहते हो। तो टोड के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, या सेट टू के बाद आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर सेट के बाद मी लिखा है, मी लिखा है तो ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट आया है तो इट मीन्स यहाँ पर केवल सेट नहीं आना चाहिए। केवल सेट आया तो ये इनकरेक्ट हो गया, केवल। अच्छा, वैसे भी इनडायरेक्ट में फिर टोड ज़्यादा बेहतर होगा, सेट। हालांकि ये भी रॉन्ग नहीं है, ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्ट नंबर बी जो है वो रॉन्ग है, ए वाला जो टोटली करेक्ट है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर प्रेफरेंस की बात करोगे तो फिर ये करेक्ट आंसर है। मैंने डबल टिक किया, सिंगल टिक किया, अब आपको आइडिया लग गया होगा। तो जो स्टेटमेंट बनेगा वो ये बनेगा, ही टोल्ड मी अ लाई। अब टोल्ड क्यों ले रहे हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट गिवन है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हो, देखो वर्ब में 2 वर्ड लगाते हो, व्हाट या होम। व्हाट या होम से आपको क्या मिल जाता है, ऑब्जेक्ट। कोई मतलब क्या, किसे या किसको, इससे मिल जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट DO, और इससे मिल जाएगा IO, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये नॉर्मली थिंग्स होती है, नॉर्मली पीपल होते हैं। तो यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर, ही टोल्ड मी अ लाई, उसने मुझसे झूठ बोला। तो होप सो पॉइंट समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बेस पर क्वेश्चन है। एक चीज यहाँ पर और समझना कि टोल्ड के साथ टू का यूज आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि सेट टू पूरी तरीके से टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। 6 क्लियर, 7 वाले पे आओ। ये क्वेश्चन भर भर के आता है, तो अभी मैं फोकस कर रहा हूँ उन क्वेश्चंस पर जो बार बार रिपीटेडली रिपीट होते हैं, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगने लगे। सी वॉज नॉट एनफ टॉल टू प्ले बास्केटबॉल। अब एनफ के साथ कहानी क्या होती है, ये ग्रामर 1 शॉट में भी मैंने आपको कराया था कि एनफ दोनों तरीके से काम करता है। ये एडजेक्टिव भी होता है और ये आपका एडवर्ब भी होता है। तो एनफ का यूज जब नाउन के साथ करते हो तो आपका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होता है, एनफ प्लस नाउन, नाउन बाद में आएगा। लेकिन जब आप एडजेक्टिव के साथ एनफ का यूज करते हो तो आपका कंस्ट्रक्शन ये होगा, एडजेक्टिव पहले होगा, एनफ बाद में, और ये एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, PD में होना चाहिए। अब जैसे आपने कहा, देखो यहाँ पर समझना कि सी वॉज नॉट एनफ टॉल। और एक चीज और समझना, जो एडजेक्टिव होते हैं इनमें आप डिग्री बना सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन लगे कि वो वर्ड एडजेक्टिव है या नाउन है, हम कैसे पहचाने, तो बिल्कुल सिंपल सा की पॉइंट है
कि जो एडजेक्टिव होते हैं उनमें क्या होता है, डिग्री होती है, जो नाउन होते हैं उनमें डिग्री नहीं होती, उनमें नंबर होता है। उनको देख करके आप ये बता सकते हो कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये बता सकते हो। फिर क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर समझना, कह रहा सी वॉज नॉट एनफ टॉल। टॉल वर्ड एडजेक्टिव है, एनफ वर्ड एडवर्ब है, तो पहली बात तो टॉल पहले आना चाहिए था, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट टॉल एनफ, है ना। बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट, चूज द एंटोनिम ऑफ सिलेंडर। पहले तो इस सिलेंडर के बारे में हम समझते हैं, इस सिलेंडर है क्या, सिलेंडर करने का मीनिंग क्या होता है। वर्ब के तौर पर यूजली आप इसको यूज करते हो, है ना। तो देखो पहले सिलेंडर के बारे में समझते हैं, फिर इसके ऑप्शन। अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए एक बात और समझाता हूँ मैं आपको। मान लो आपको सिलेंडर का मीनिंग नहीं पता है, तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे कैसे। मॉक जब वर्ब की तरीके यूज करते हो तो इसका मतलब मजाक उड़ाना, ब्लेम करना जानते हो, अब्यूज करना, ये तीनों मीनिंग सेम है। एक्सटोल करने का मतलब प्रशंसा करना होता है, ये डिफरेंट है। अब आपको पता है तीन सेम हो एक डिफरेंट हो, जो डिफरेंट हो वही आंसर। यहाँ पर करेक्ट आंसर ये आ गया आपका। बाद बाकी आपको क्या समझना है कि ये तो हो गया शॉर्ट अप्रोच, कि अगर इस तरीके से नहीं पता है आपको वर्ड का मीनिंग तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर देन पता है तब आप क्या करोगे। देखो अगर नहीं पता है, मान लो इस तरीके से नहीं सॉल्व हो रहा है, तब क्या करोगे। सिलेंडर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्पोकन डिफेमेशन। स्पोकन डिफेमेशन, डिफेमेशन जानते हो, किसी पर आरोप लगा रहे हो आप, है ना। या फिर इसी को आप बोलते हो, सिलेंडर को ही बोलते हो फॉल्स स्टेटमेंट, है ना, झूठा इल्जाम लगा रहे हो किसी पर, दैट इज कॉल्ड फॉल्स स्टेटमेंट। या फिर आप इसी को बोलते हो मैलिसियस टॉक, है ना, बुरा भला बोल रहे हो किसी के बारे में, मैलिसियस टॉक, है ना। तो ये दो तीन बातें आपको यहाँ से क्लियर होती हैं। अब जरा एक काम करते हैं, इसके साइनो और एंटो पर फोकस करते हैं। साइनो पर फोकस करते हैं, एंटो तो आप क्लियर कर लोगे। जैसे पहला वर्ड तो यही लिख सकते हो कि ये एक तरीके का डिफेमेशन है। जैसे डिफेमेशन आपने कोर्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा सुना होगा। डिफेम करना, डिफेम करने का मतलब होता है किसी के नाम को खराब करना, किसी की बदनामी करना, वो डिफेमेशन है। जैसे एक वर्ड यूज करते हो कैलुमनी, CALUMNY, कैलुमनी। कैलुमनी का मतलब भी सेम वही, आरोप लगाना होता है ना। इसको सिंपली ऐसे याद कर सकते हो, कलमुही, है ना, ठीक है, कलमुही, तो सिंपली याद रह जाएगा। जैसे लिबल एक वर्ड आता है, जब आप खास तौर से ये रिटन डिफेमेशन यूज्ड फॉर यूजुअली रिटन डिफेमेशन, ये रिटन डिफेमेशन के केस में ज़्यादा यूज किया जाता है। कौन सा, लिबल वर्ड, है ना। विलिफिकेशन एक वर्ड ये यूज करते हो, विलिफिकेशन, विलिफिकेशन। अब इसको सिंपली कैसे याद करोगे, वाइल से, VILE। वाइल का मतलब बुराई होता है, तो जब आप किसी के ऊपर बुराई, पूरी की पूरी बुराइयां उसी के ऊपर थोप रहे हो, दैट इज कॉल्ड विलिफिकेशन। तो VILI से याद रखना, विली से या वाइल से याद रखना। इसी को आप बोलते हो मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट, MAL वर्ड वैसे ही बैट के लिए आता है, तो मैलिग्नेंट, है ना। या फिर मैलिग्नेंट ना लिखोगे तो मलाइन लिखोगे, मलाइन। MAL वर्ड बैट के लिए आता है, ये वाली बात जानते हो। MAL का मतलब क्या होता है, बैट होता है। मैल मतलब बैट, है ना। जैसे बी लिटिल, किसी को नीचा दिखाना, जब आप किसी पर किसी तरीके का आरोप लगा रहे हो तो आप लिटरली उसको छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे टार्निश, किसी की जो रेपो है उसको गंदा कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड टार्निश। जैसे गार्निश सजाना होता है, GARNISH, इसका मतलब सजाना होता है। ऐसे टार्निश गंदा करना होता है। और डिस्परेज आप जानते हो, डिस्परेज, डिस्परेज करने का मतलब अपमान करना किसी का। वैसे डिस्परेज को डिस्करेज से याद कर सकते हो, है ना। डिस्परेज को डिस्करेज से याद कर सकते हो, जब किसी का अपमान करते हो तो इनडायरेक्टली उसको डिस्करेज कर रहे हो आप। जैसे एक वर्ड ये आता है विलीफाई, ये भी वाइल से याद कर सकते हो, वाइल का मतलब बुराई होता है, VILE से याद कर पाओगे। जैसे विलिफिकेशन आपने इसी से याद किया, वाइल से। वैसे ये वर्ड भी वाइल से याद कर सकते हो, है ना। और आपने कहा डेनी ग्रेट, और डेनी ग्रेट का मतलब क्या है, डिनाई ग्रेट। आप डिनाई कर रहे हो कि वो व्यक्ति मान नहीं है, क्योंकि आप उस पर डिफेमेशन कर रहे हो। जैसे कई बार कहते हो ना, डिफेमेशन का केस फायर किया गया है, केस फाइल किया गया है ना, वहां पर डिफाइन कर पाते हो आप। देखो अब एक बार डिफाइन कर देता हूं मैं। सिलेंडर मतलब क्या होता है, किसी के बारे में बुरा भला बोल रहे हो, डिफेम कर रहे हो किसी को, किसी पर फॉल्स स्टेटमेंट लगा रहे हो, किसी के ऊपर मैलिशियस टॉक का यूज कर रहे हो,
इसी को डिफेमेशन बोलते हैं, इसी को कैलुमनी, कल वहीं से याद किया। लिबल रिटन डिफेमेशन होता है। विलिफिक्शन वाइल, वाइल मतलब बुराई होता है। मैल मैल मैलिग्नेंट, मैल मतलब बुरा होता है। और मलाइन, मैल मतलब बुरा होता है। बी लिटिल नीचा दिखाना होता है। और टार्निश गंदा करना होता है। गार्निश सजाना होता है। गार्निश डेकोरेट करना होता है। डेकोरेट, ब्यूटीफाई, इम्बैलेंस वो गार्निश होता है। टार्निश गंदा करना होता है। डिस्परेज, डिस्करेज से मिलता जुलता है। विलीफाई में वाइल आ गया। डेनिजरेट है, डिनाई ग्रेट, है ना। तो इस तरीके से तो मॉक मजाक उड़ाना ये तो साइनो बन गया। ब्लेम करना ये भी साइनो बन गया। और अब्यूज करना ये भी साइनो बन गया। अपोजिट क्या बन जाएगा? दैट विल बी एक्सटोल, है ना। एक्सटोल मतलब होता है प्रशंसा करना। एक्स्ट्राटॉल लोगों की हम लोग क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हो, एक्स्ट्राटॉल जो लोग होते हैं उनकी हम प्रेज करते हैं। आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ क्वेल। एक वर्ड क्वेल है, क्वेल के बारे में हम बात करते हैं। अब क्वेल के बेसिकली दो मीनिंग होते हैं, पहले ये समझना। QUELL, क्वेल के दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग जो यूजुअली आप जानते हो, इसका मतलब होता है काम डाउन करना, काम करना। दूसरा इसका मीनिंग होता है सप्रेस करना। तो दो मीनिंग होते हैं इसके बेसिकली, है ना। सप्रेस करना या फिर एंड करना, ये दो मीनिंग होते हैं। शांत करना या फिर एंड करना किसी चीज को। अब दोनों के बेस पर मैं आपको साइनो लिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद आंसर में बाद में आएंगे। अच्छा, वैसे भी आंसर यहाँ से निकाल सकते हो आप। देखो, सप्रेस इसका साइनो बन गया, काम इसका साइनो बन गया, साइलेंस इसका साइनो बन गया, एजिटेट उत्तेजित करना यही इसका एंटो बन गया। और एंटो ही निकालना था। मैंने कहा था तीन तीन सेम वर्ड हैं, एक डिफरेंट वर्ड है, जो डिफरेंट है वही आंसर है ना। बाकी इसके साइनो देखते हैं। जैसे बिल्कुल सिंपल सिंपल सा वर्ड क्या हो गया? काम आ गया। पैसिफाई, पैसिफाई करने का मतलब क्या होता है? शांत करना। पैसिव वर्ड पीस के लिए आता है, तो पैसिफाई मतलब होता है शांत करना। सूद, शांत करना, बिल्कुल बेसिक सा वर्ड है। सूद, शांत करना। अपीज, प्लीज करने का मतलब संतुष्ट करना होता है। अपीज करने का मतलब होता है शांत करना। जैसे एले बहुत बार आपने पढ़ा है, एले मतलब शांत करना होता है। एलॉय मिक्स, मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है ना। ALLY ये साथी या सहयोगी होता है, फ्रेंड होता है। एसज, एसज मतलब शांत करना होता है। या फिर आप बोलते हो मिटिगेट, कम करना होता है ना। अब ये पहले वाले के बेस पर साइन हो, ये जो काम वाला मीनिंग लिख रहा हो। दूसरे वाले के बेस पर जो मीनिंग बनेंगे, जिसमें आप सप्रेस की बात करते हो। सप्रेस मतलब होता है दमन करना। सबड्यू, कम करना होता है। सबड्यू करने का मतलब कम करना। कैश करने का मतलब कैंसिल करना होता है। आजकल जो कैश है वो धीरे धीरे कैंसिल होता जा रहा है ना। कैश है और क्या कह सकते हो? हाँ 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 हाँ, ठीक है, हाँ ये वर्ड यूज कर सकते हो। सप्रेस है, सबड्यू है, क्वेस है ना। रिप्रेस एक वर्ड यूज कर सकते हो। रिप्रेस, दमन करना होता है, रिप्रेस, है ना। तो होप्स तो सभी वर्ड क्लियर हो गए। और दो टाइप के इसमें साइनो बनते हैं, एक काम से रिलेटेड, एक सप्रेस। तो दोनों मैंने लिख दिए, पहले वाले हैं और ये दूसरे वाले हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। 9 10 में आते हैं। कह रहा एडासिटी का आपको एंटोनिम बताना है। पहले तो ये समझना पड़ेगा एडासिटी को दो मीनिंग में आप यूज करते हो। एडासिटी एक पॉजिटिव मीनिंग में होता है और एडासिटी एक निगेटिव मीनिंग में होता है ना। एडासिटी एक पॉजिटिव मीनिंग में, एडासिटी एक निगेटिव मीनिंग में। देखो, ये दो मीनिंग में बेसिकली यूज किया जाता है। अब दोनों मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसा पॉजिटिव जो मीनिंग होगा बोल्डनेस से होगा, ये बोल्डनेस से होगा। जो पॉजिटिव मीनिंग होगा वो बोल्डनेस से होगा। जो निगेटिव मीनिंग होगा वो रूडनेस से होगा। तो दोनों मीनिंग इसके बस बनते हैं। अब दोनों के बेस पर यहाँ पर साइनो हम डिफाइन करेंगे, है ना। अब एक एक करके देखना आप सभी के बारे में। देखो, जैसे मैंने कहा सिंपली कि इसका मतलब बोल्डनेस, वो तो पहला वर्ड तो वही ले लिया हमने, बोल्डनेस। जैसे डेयर से वर्ड बन गया डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब क्या होता है? साहसी होता है। ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब बहादुरी। गैलेंट्री मतलब गैलेंट या गैलेंट्री मतलब बहादुरी। गैलेंट्री मतलब हो गया बहादुरी। वैलर, वीरता। वैलर, वैलर का मतलब वीरता। या फिर इंट्रेपिडिटी, इंट्रेपिडिटी ये पहले वाले के बेस पर आ गए। कौन से? बोल्डनेस के बेस पर। अब निगेटिव वाले जो लिखोगे
निगेटिव वाले जैसे आप कहते हो इम्पुडेंस, निर्लज्जता जिसको आप कहते हो, जिसमें सेम नाम की चीज नहीं है। इंसोलेंस, इंसोलेंस का मतलब होता है ढीठ टाइप का पर्सन, जो बिल्कुल ढीठ है। या फिर एरोगेंस आप कह सकते हो, इस टाइप के पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा एरोगेंस देखने को मिलती है, घमंड बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये दो टाइप के वर्ड यहाँ पर क्लियर हो गए, ये फर्स्ट टाइप के और ये सेकंड टाइप के, है ना। तो दोनों मीनिंग याद रखने हैं एडासिटी के, ये पॉजिटिव है और निगेटिव है। आपने कहा बोल्डनेस, वीरता, डेयरिंग, डेयरिंग वर्ड डियर से बना है, डियर मतलब साहस करना होता है। ब्रेवरी आप जानते हो, बहादुरी बेसिक वर्ड है। गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं, वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। वैलर का मतलब वीरता होती है ना। वैलर का मतलब वीरता, जो वीर लोग होते हैं उनमें वैलर होती है। इंट्रेपिडिटी, इंट्रैपिड मतलब निडर होता है। देखो ट्रैपिड मतलब डर होता है, ट्रैपिड का मतलब क्या होता है, डर होता है। और इसी में आई एन लग गया तो इंट्रैपिड मतलब निडरता जिसको आप कह सकते हो। आई टी वाई लगने से नाउन बन गया और आई एन, तो इंट्रेपिडिटी इसका मतलब निडरता। इम्पोर्टेंस निर्लज होता है, इंसोलेंट ढीठ होता है, एरोगेंस घमंडी होता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एडासिटी का आपको क्या बता रहा है, एंटोनिम। बोल्डनेस इसका सिनोनिम आया, ब्रेवरी इसका सिनोनिम आया, कावर्डिस मतलब कायरता, या फिर प्रोपिटी। अब इनमें आपको डिसाइड करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अब देखो एक चीज समझना, जो मॉरली बहुत ज्यादा हम्बल है, वैसे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो कावर्डिस कर दे, बट कावर्डिस से बेहतर वर्ड है आपके पास ये प्रोपिटी। और प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एक व्यक्ति जो मॉरली बहुत एथिकल, मतलब मॉरली बहुत सही है ना, जो मॉरलिस्टिक चीज़ों को फॉलो करता है, एथिकल चीज़ों को फॉलो करता है, बहुत ही हम्बल है। अब एडासिटी रूट टाइप का इंसान होता है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, जो बहुत हम्बल टाइप का पर्सन है। इसलिए हम कावर्डिस के साथ नहीं गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इनर वेट, इनर वेट का मतलब होता है एनर्जी वेस्ट, एनर्जी खत्म हो जाना, मतलब थक जाना, एनर वेट। एनर वेट का एक्चुअल मीनिंग निकालोगे तो इसका मतलब क्या होता है, थक जाना। जैसे एक तो एनर्जी वेस्ट से इसको याद कर सकते हो कि एनर्जी वेस्ट हो गई तब आप बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील कर रहे हो। जैसे इसी को मैं बोलता हूँ एग्जॉस्ट, एनर्जी कैसी हो गई, एग्जॉस्ट हो गई है। एग्जॉस्ट मतलब होता है खत्म हो जाना। जैसे फटीग आप पढ़ते हो, फटीग का मतलब थकावट होती है ना। फैट लोगों के अंदर बहुत जल्दी फटीग आ जाती है, बहुत जल्दी थक जाते हो। जैसे सिंपली वर्ड आप क्या लिखोगे, टायर्ड, टायर्ड मतलब होता है थका हुआ, है ना। वियरी, वियरी का मतलब थका हुआ होता है। वियर अलग है, देखो ये वाली बात ध्यान देना, WEARY है। और एक वर्ड यहीं से और बनता है, वेरी, वेरी का मतलब केयरफुल होता है। तो दोनों डिफरेंस याद रखना, ये वेरी मतलब केयरफुल और वियरी मतलब होता है टायर्ड, थका हुआ। ड्रेन, ड्रेन का मतलब होता है जिसकी एनर्जी जा चुकी है ना। आप कहते हो पूरी तरीके से ड्रेन्ड हो गया, या पूरी जो एनर्जी है पूरी तरीके से ड्रेन हो गई है। जैसे आप बोलते हो डेबिलिटेट, डेबिलिटेट, डेबिलिटेट का मतलब होता है वीक हो जाना। डिप्लीट खाली हो जाना पूरी तरीके से। रिप्लीट मतलब होता है भरना, एक वर्ड रिप्लीट होता है, रिप्लीट का मतलब होता है फुल ऑफ, और डिप्लीट मतलब खाली खाली होता है। तो एनर्जी पूरी तरीके से कम हो गई है। अंडरमाइन, अंडरमाइन काम करते करते आप बहुत कमजोर हो गए हो क्योंकि एनर्जी नहीं मिलती। अंडरमाइन काम करते करते व्यक्ति बहुत कमजोर हो गया है क्योंकि उसको एनर्जी नहीं बनती। इनफीबल, फीबल मतलब कमजोर होता है। जब फ्री का बल नहीं रहता तो हम कैसे हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और ये वर्ड पहले भी डिस्कस कर चुके हो, एटेनुएट, एटेनुएट मतलब कम करना होता है ना, तनु कम खाया करो। तो ये यहाँ पर आपको सिनोनिम निकालना था एनरवेट का। एनरवेट का सिनोनिम, रिवाइव फिर से जिंदा कर लेना, स्ट्रेंथन मजबूत करना, मोटिवेट आप जानते हो, डेबिलिटेट यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। डेबिलिटेट करने का मतलब होता है एनर्जी का खत्म हो जाना। एनर्जी का खत्म हो जाना, डेबिलिटेट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी डी। यहाँ पर कह रहा है डेलिब्रेट। देखो डेबिलिटेट अलग है, डेलिब्रेट अलग है। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, ये कह रहा है एक स्टेटमेंट दिया गया उसके बेस पर बताना है। सिस्टम टू इज द स्लोअर मोर डेलिब्रेट मोड ऑफ थिंकिंग। तो सिस्टम टू जो है वो स्लोअर है, धीमा है, मोर डेलिब्रेट है मोड ऑफ थिंकिंग। कह रहा है एक्सीडेंटल है, केयरफुल एंड इंटेंशनल है, क्विक एंड एफर्टलेस है, बायस्ड है। बायस्ड का मतलब पक्षपात होता है, ये वाली बात आप जानते हो। और डेबिलिटेट करने का मतलब होता है कि कोई काम जो जानबूझ करके कर रहे हो आप, है ना। देखो एक तो होता है कि कोई काम आप इंटेंशनली कर रहे हो,
और एक काम जो अपने आप हो जा रहा है, एक्सीडेंटल उसको बोलते हो आप। तो ये जो एक्सीडेंटल है ये इसका अपोजिट है किसका, डेलिब्रेट का। डेलिब्रेट का मतलब होता है चीजों को आप सोच समझ के कर रहे हो, बहुत केयरफुली इंटेंशन के साथ कर रहे हो। दिल वाइब्रेट कर रहा है आपका, आपको पता है कि दिल वाइब्रेट हो रहा है, किसी से कोई ना कोई लव अफेक्शन हो रहा है ना, तो आप सोच समझ के कोई डिसीजन ले रहे हो। ये होता है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब होता है दिल वाइब्रेट कर रहा है, जिस बात को जानने के बाद दिल वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब उस बात पर आप विचार कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, केयरफुल एंड इंटेंशनल तरीके से कर रहे हो आप उस काम को, केयरफुली और इंटेंशनल। एक्सीडेंटल इसका अपोजिट हो जाएगी, ये वाली बात ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है हरी इज देन सोहन इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। हरी जो है वो ज्यादा वाइज है किसके अपेक्षा, सोहन के अपेक्षा, इन सॉल्व करने में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो हैं। अब देखो इसमें पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि डबल कंपैरेटिव एक साथ हम यूज नहीं करते हैं। डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव इज नॉट अलाउड। तो पहला ऑप्शन तो हट गया। अब बाकी के देखो जरा, मोर टैलेंट नहीं, मोर टैलेंटेड होता तो एक बार आप सोचते, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब या तो आएगा मोर वाइज या फिर आएगा वाइजर, है ना। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, आंसर जो होगा वो होगा वाइजर। अब सर मोर वाइज क्यों नहीं किया, उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। ये होता क्या है, दो अलग अलग चीजों के बीच में अगर आप कंपेयर कर रहे हो, है ना, तो कोशिश किया करो वहां पर ईआर से आप कंपेरेटिव बनाओ। अगर ईआर से नहीं बन पाता देन आप मोर के साथ जाओगे। बट अगर दो अलग अलग टाइप के थिंग्स या अलग अलग टाइप के पर्सन हैं, तो यू शुड ट्राई टू मेक द कंपैरेटिव विद द हेल्प ऑफ ईआर। तो आप कोशिश करें कि ईआर से उसका कंपैरेटिव बना पाए, है ना। इसलिए हम वाइजर के साथ जा रहे हैं। अगर एक ही वस्तु है या एक ही व्यक्ति है, उसकी दो क्वालिटी है, एक ए है एक बी है, और दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हो, तो फिर आप मोर के साथ जाएंगे ना कि ईआर के साथ जाएंगे। ये वाला पॉइंट याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब एक ही व्यक्ति या वस्तु की दो क्वालिटीज की कंपेयर आपस में की जा रही हो, वहां पर हम मोर से बनाते हैं, भले ही ईआर से बन जा रहा हो, है ना। ये वाली बात याद रखना। जैसे मैंने कहा ऋतिका इज मोर फैट देन टॉल। अब एक ही गर्ल है ऋतिका, उसी की दो क्वालिटी है कि वो फैट है वो टाल है। तब मैंने वहां पर ये नहीं यूज किया फैटर, मैंने कहा वहां पर यूज किया मैंने मोर फैट देन टॉल, है ना। देन आप मोर का यूज करोगे, भले उस वर्ड का कंपैरेटिव ईआर से बन जाता हो। ठीक है, आगे चलते हैं सर। शी वॉज होपिंग फॉर अ लॉन्ग एज वर्ल्ड चैंपियन। तो कह रहा है शी वॉज होपिंग फॉर अ लॉन्ग अ वर्ल्ड चैंपियन। रीन रेन रेन रीन रीन ये घोड़े की लगाम होती है, हॉर्स को जिस रोप से कंट्रोल किया जाता है उसको रीन बोलते हो। ये रेन बारिश होती है, और ये जो रेन होता है ये रूल होता है, शासन होता है जिसको आप कहते हो। रेन का मतलब रूल होता है। तो सी वॉज होपिंग फॉर अ लॉन्ग रीन, वह आशा कर रही थी कि वो एक लंबा टेन्योर उसका हो, लंबा शासन हो। यहाँ पर रूल की बात की जा रही है, रीन REIGN यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर लोगे। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं। वी स्पेंट एन डे स्कूल यस्टरडे। इंजॉयबल, इंजॉइंग, इंजॉयमेंट या फिर इंजॉयड। अब पता है यहाँ पर ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इस वजह से हो जाता है क्योंकि सर इसमें से आपको लगेगा कि इंजॉयड भी सही है, इंजॉइंग भी सही, इंजॉयड भी सही, इंजॉयबल भी सही है, एक ही ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हो। और आपको क्या चाहिए, डे को डिफाइन करने के लिए वर्ड चाहिए, यहाँ पर चाहिए एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव पता है आपको कि आईएनजी फॉर्म से भी बन जाता है, DIED से बन जाता है, इससे प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, इससे पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। बट वो इस तरह के क्वेश्चन में याद रखना, वो जो वर्बल एडजेक्टिव हैं, वर्बल एडजेक्टिव जानते हो आप, वर्बल एडजेक्टिव का मतलब ऐसा एडजेक्टिव जो जिनका फॉर्मेशन वर्ब से हुआ है, और एक रियल एडजेक्टिव है। दो तरीके के मान लो एडजेक्टिव दिए गए हैं आपको कहीं पर, एक रियल एडजेक्टिव है, एक वर्बल एडजेक्टिव है, वर्ब से बने हुए एडजेक्टिव और एक रियल एडजेक्टिव। तो ध्यान रखना, इसमें डबल टिक करना, इसमें सिंगल टिक करना। अभी भी बात नहीं समझ में आई। इंजॉय से इंजॉइंग बना सकते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। इंजॉय से इंजॉयड बनाओगे, पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। बट यहाँ पर क्या जानना चाह रहा है, यहाँ पर जानना ये चाह रहा है कि जो
रियल एडजेक्टिव है उसको पहले आप प्रेफरेंस दो। अगर वो नहीं है देन आप सोचोगे बाकी सभी के बारे में। जैसे इजी का जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, वो सॉरी, इंजॉय का जो एडजेक्टिव होता है वो होता है इंजॉयएबल। इंजॉयएबल ये एडजेक्टिव होता है किसका? इंजॉय का। इंजॉय से जो एडजेक्टिव बन जाता है दैट विल बी इंजॉयएबल, है ना। यहाँ पर करेक्ट आंसर तो यही आ गया। और ये रियल एडजेक्टिव है, ऐसा नहीं इंजॉइंग और एंजॉयड जो है वो एडजेक्टिव नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं। बट सेम वही कहानी कि आपके पास एक वर्बल एडजेक्टिव है और आपके पास एक रियल एडजेक्टिव है। आप किसको प्रेफर करोगे? तो आप प्रेफर करोगे जो रियल एडजेक्टिव है उसको। जैसे पनिश का एडजेक्टिव क्या होता है? पनिश का एडजेक्टिव होता है पनिशेबल। पनिशेबल, आप पनिश नहीं लिखोगे, फिर पनिशेबल ही यूज करो। जैसे ये आपसे बहुत पूछा जाता है, नियर का एडजेक्टिव क्या होता है? नियर का एडजेक्टिव नियर बाई होता है, नियरिंग नहीं होता है। कई बार नियरिंग लिख करके दे देगा आपको, है ना। जैसे होल, एक और मैंने आपको बताया था, होल का एडजेक्टिव होलसम होता है। जैसे स्टीम का एडजेक्टिव स्टीमिंग होता है। ये सारे वर्ड आपको यहाँ से रिकॉल रखने हैं। सर्विलांस की स्पेलिंग आपको बतानी है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार रिपीट होता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इस जो सर्विलांस की स्पेलिंग होगी उसमें डबल एल आएगा। पहली बात तो ये आ गया, पहला क्वेश्चन ये आ गया। SER, और मैंने कहा अगर ना बना करे तो आप उसको पार्ट में सिलेबल में ब्रेक कर लें। SER, SUR नहीं होगा पहली बात तो, सॉरी SER नहीं होगा, सर्विलांस SUR होगा। SURVA नहीं होगा, VE होना चाहिए। SURVE ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और देखो इसमें स्पेलिंग वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कई बार बताया है कि आप इसको ब्रेक डाउन कर लो, जितने सिलेबल में आप ब्रेक कर सकते हो उतना बेटर होगा आपके लिए। तो कोशिश करो तो 3-4 जितने सिलेबल में ब्रेक हो जाए। जैसे पहला वर्ड सर्वी हो गया, दूसरा वर्ड व्हील हो गया, एंस हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर पाओगे इसको, 3 अलग अलग सिलेबल में तोड़ करके इसको सॉल्व कर पाओगे। चलिए सर, पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये याद रखिएगा, जहाँ भी आपको ना बने वहां पर आप उसको ब्रेक डाउन कर लेंगे। इसमें कह रहा है मिस स्पेल्ड कौन सा है, 4 स्पेलिंग में कौन सी रॉन्ग है। अभी मैं थोड़ा सा लेवल अप करूंगा एक दो मॉक के बाद, है ना। तो तब तक आप प्रिपेयर होते जाएं बाकी चीज़ों से। प्रीपोस्टेरस, पहले देखो ये नील सही लिखा हुआ है, लेजिटिमेट सही है, MAT लिखोगे, ये क्या हो गया। अच्छा, इसको 2-3 जगह से ब्रेक कर सकते हो, लेजिटी है ना, LEGITI सही है, लेजिटिमेट। प्रीपोस्टेरस, प्रीपोस्टेरस TE आना चाहिए, ई यहाँ मिसिंग है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी सॉरी, जो इनकरेक्ट है वो निकालना है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा, प्रीपोस्टेरस, है ना। इसकी स्पेलिंग गलत है। प्रीपोस्टेरस मतलब होता है जो रिडिकुलस है, लेस्टिमेट मतलब जायज होता है, जो लीगल है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है इसमें से मिस स्पेल्ड निकालना है आपको। और एकोमोडेट तो भर भर की स्पेलिंग आती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। इसमें CCM होता है, इसी में कंफ्यूज कराता है। कमेटी में 3 लेटर डबल होता है, MM, TTE, है ना। एसेसिबल में CC, अचीव्ड गलत हो जाएगा, यही मिस स्पेल्ड निकालना है। और ये IE आएगा, EI की जगह IE, ACHIEVE, अचीव की ये स्पेलिंग होती है। तो आप क्या करोगे, आई को प्लेस करोगे ई के पहले। यहाँ पर क्या कह रहा है, होमोनिम। हाँ, ये नया टॉपिक आपका इंट्रोड्यूस हुआ है, स्पेशली अगर हम नए पैटर्न की बात करें तो इनको ध्यान से देखना है। कह रहा है इसमें होमोनिम बताना है आपको सो का। अब सो के बेसिकली 2 मीनिंग होते हैं, पहले तो ये समझना। एक जो सो होता है SOW, इसका मतलब होता है बोना, प्लांट सीड्स, प्लांट सीड्स, सीड्स को बोना, ये पहला मीनिंग होता है। दूसरा होता है फीमेल पिग, फीमेल पिग को आप क्या कहते हो, सो। जैसे बोर, बोर होता है जंगली शुअर, है ना, मेल सीप,
मेल पिग, तो इसका क्या बन जाता है, सो बन जाता है, SOW, है ना। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, देखो होमोनिम आपको बताना, दूसरा वाला एक मीनिंग यहाँ पर यूज कर रहा है, दूसरा आपको बताना है। द फार्मर डिसाइडेड टू सो सीड्स इन द फर्टाइल फील्ड, तो फार्मर ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, सो करेगा, है ना। और सो का मतलब यहाँ पर सीड्स को सो करने का मतलब ये पहला वाला मीनिंग दे रहा है, प्लांट सीड्स इन द फर्टाइल फील्ड, है ना। पहला तो क्लियर हो गया, दूसरे वाले पे आ जाओ। अब दूसरा वाला मीनिंग आपको दिखाना है, द टेलर विल सो द टॉर्न फैब्रिक केयरफुली, a sow and her piglets were resting in the barn. They planned to sow wheat this spring. अच्छा, पहला वाला यही मीनिंग है, इस वाले में भी यही मीनिंग है, यू रीप वॉट यू सो इन लाइफ, जो तुमने बोया है वही तुम काटोगे लाइफ में, है ना। तो ये तीनों मीनिंग तो सेम ही हो गया। देखो ये वाला इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर ये जो बोर होता है, वैसे भी ये नाउन होता है, ये वर्ब होती है, आप ऐसा समझ लो। यहाँ पर ये वर्ब है, यहाँ पर देखोगे तो ये भी वर्ब है, यहाँ पर ये भी वर्ब है ना। नाउन के तौर पर ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी और करेक्ट आंसर। यहाँ पर भी वही टू प्लांट सीड्स है, यहाँ पर भी टू प्लांट सीड्स है, यहाँ पर भी प्लांट सीड्स है। जज विल सेंटेंस द अक्यूज टुमारो। अब सेंटेंस के दो मीनिंग होते हैं। सेंटेंस अगर नाउन के तौर पर यूज करते हो तो इसका मतलब वाक्य हो जाता है। सेंटेंस अगर वर्ब के तौर पर यूज करते हो तो इसका मतलब किसी को पनिश करना होता है ना। अब आपको डिसाइड करना है सेंटेंस को पढ़ करके। कह रहा है ही रिसीव्ड 10 ईयर्स सेंटेंस। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, द जज विल सेंटेंस द अक्यूज्ड तुम्हारा, जो जज है वो कल सजा सुनाएगा जो अक्यूज्ड है दोषी को। जो जज है वो दोषी को कल सजा सुनाएगा। यहाँ पर ये वाला मीनिंग है सजा देना, पनिश करना। तो आपको निकालना ये वाला सेंटेंस का मतलब वाक्य, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको आप बोलते हो। तो ही रिसीव द 10 ईयर सेंटेंस मतलब 10 साल की सजा हुई, तो ये तो पहले वाला मीनिंग बन गया। द लॉयर डिफेंडेड द सेंटेंस फियर्सली, है ना। तो जो सेंटेंस है मतलब जिसको पनिश किया गया उसको वो सपोर्ट कर रहा है, तो ये भी सेम मीनिंग हो गया दूसरा। द कोर्ट रूम फेल साइलेंट ड्यूरिंग द सेंटेंस, जिस समय सजा सुनाई दे आ रही थी उस समय पूरा का पूरा कोर्ट शांत था। और ही रोट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस, ये दूसरा वाला है कि उसने एक ब्यूटीफुल सेंटेंस लिखा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैं अपने एंड से आपको दे रहा हूँ, है ना। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। राजेश सेज टू मालिनी वी डिड नॉट लाइक द डांस लास्ट ईयर। वैसे 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं आपके। 21 जो क्वेश्चन है इसमें दो जगह 21 मिलेगा, ये भी यहाँ पर पैसेज में भी आपको 21 मिलेगा और यहाँ पर भी 21 मिलेगा। तो ये जो पिछला वाला 21 क्वेश्चन है ये मैं आपको देता हूँ, आप मुझे आंसर करके बताना कमेंट सेक्शन में इस 21 का आंसर क्या होगा इनमें चारों में से। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वैसे तो टोटल 25 क्वेश्चन जो मुझे कराने हैं वो 25 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ये एक्सटर्नल क्वेश्चन है 26। इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है। अब आ जाते हैं सर पैसेज में। बहुत प्यारा सा पैसेज है, इसको पढ़िएगा देन आप आंसर करिएगा। पहले आप इसको एक बार खुद से ट्राई करिए, देन फिर उसके बाद आप करिए, फिर आंसर चेक करिएगा। मैं आपको पहले रेफरेंसेस बता देता हूँ, फिर उसके बाद देखो पैसेज का अगर कंटेक्स्ट पता चल गया ना तो पैसेज सॉल्व करना, ये क्लोज टेस्ट सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। मैं आपको बात बताऊँ तो दो तरीके की अप्रोचेज होती है। एक अप्रोच जिसको आप बोलते हो डियंटोलॉजिकल, है ना, और एक जो होती है वो होती है कॉन्सेक्वेंटलिस्ट। ये दो तरीके के अप्रोचेज हैं जिनके बारे में इस पैसेज में बात कर रहे हैं। ये जो डियंटोलॉजिकल अप्रोच है ये बेसिकली मॉरल चीज़ों पर डील करती है, मॉरल एक्शन पर डील करती है ना। इससे फर्क नहीं पड़ता है आपको चीज़ों मॉरली तौर पर करनी है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, ये रिजल्ट पर फोकस नहीं करती है। अच्छा, ये जो है कॉन्सेक्वेंटिया लिस्ट, ये क्या है, ये बेसिकली रिजल्ट पर उसके आउटकम पर फोकस करती है। चीज़ें कैसी भी हो, मॉरल हो इमॉरल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ सकता, मे बी इमॉरल भी हो सकती है,
ये बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे आर्टिकल में यही वाली बात बता रहा है। इन्हीं दोनों अप्रोचेज के बारे में ये बात बता रहा है। अब मैं पैसेज सॉल्व कराता हूँ। मॉडर्न एथिकल डिबेट्स, जो मॉडर्न एथिकल डिबेट है, आधुनिक जो नैतिकता के जो डिबेट है, टेंड टू कंसर्न द कन्फ्लिक्ट बिटवीन, तो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, डियंटोलॉजिकल एंड कॉन्सेक्वेंटियलिस्ट अप्रोचेज। दो तरीके के अप्रोच जो मॉडर्न एथिकल डिबेट्स है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, डोंटोलॉजिकल अप्रोच और कॉन्सेक्वेंटियलिस्ट अप्रोचेज। ईच प्रोवाइडिंग, अगले वाले पे, ईच प्रोवाइडिंग आ मैथडोलॉजी। तो ये किस तरीके के मेथड, दोनों में से प्रत्येक जो है वो मैथडोलॉजी प्रोवाइड करती हैं। वो मैथडोलॉजी कैसी है? मूड पर डिपेंड, एक्शन पर डिपेंड, कंजक्शन पर या रूल्स पर। तो आप ये कहते हो कि दोनों तरीके के जो मैथडोलॉजी है, फर्स्ट वाला भी नहीं किया हम लोगों ने, सॉल्व नहीं किया, एक मिनट जस्ट अ सेक। फर्स्ट वाले में ये है, कह रहा है किस तरीके के मैथडोलॉजी हैं। तो दोनों किस तरीके, क्वेरलसम झगड़ालू, रिगरस मतलब बहुत ही सख्त, कर्सरी मतलब बहुत ही तेज, और वॉकस का मतलब एक्सप्रेशनलेस, भाव शून्य, जिसमें किसी तरीके के फीलिंग्स और एक्सप्रेशन ना हो, उसको वॉकस बोलते हो। और यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा रिगरस, बहुत ही सख्त है। दोनों ही बहुत ही हार्ड मैथडोलॉजी हैं। जो डियंटोलॉजी है, रिक्वायर्स रिस्पेक्ट फॉर मॉरल, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। ये वाली बात मैंने पहले बताई कि रिजल्ट की परवाह नहीं करते, ये एक्शन पर फोकस करते हैं, ड्यूटी पर फोकस करते हैं, है ना। तो मूड पर नहीं, कंजक्शन मतलब मान होता है, रूल्स आप जानते हो। यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं। और डेंटोलॉजी रिक्वायर्स रिस्पेक्ट फॉर मॉरल irrespective of the result, while consequentialism judges on the basis of the net। ये जो दूसरी आपकी अप्रोच है, ये किस पर? पहली वाली तो एक्शन पर, ड्यूटीज पर फोकस करती है, और ये गुड्स पर, आउटकम्स पर, बेनिफिट्स पर, प्रॉफिट पर। और हम लोगों ने बात की थी, ये रिजल्ट पर बात करती है। और रिजल्ट मतलब बेनिफिट नहीं होगा, रिजल्ट मतलब प्रॉफिट नहीं होगा, ये होगा आपका आउटकम्स, क्या परिणाम है, उस पर डिपेंड करती है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ पर आ जाएगा आउटकम्स। नेक्स्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, वाइट, अच्छा ये थर्ड क्लियर हो गया। अगेंस्ट प्योर सजेस्ट इट विल अलाउ एक्शंस इफ दीज ब्रिंग्स द मैक्सिमम ओवरऑल वेलफेयर। ये जो कॉन्सेक्वेंटियलिज्म है, ये अलाउ करती है लॉर्डेबल एक्शन, इमोरल एक्शन, बेनिफिशियल या डिलाइटफुल एक्शन। तो ये इमोरल एक्शन को भी अलाउ करती है, लेकिन इसको मैक्सिमम वेलफेयर मिलना चाहिए, है ना। ये वाली बात भी मैंने पीछे बताई थी आपको। और लास्ट है इट विल हेल्प, ये हो गया। कह रहा है इन रिप्लाई सम रिकमेंड हाइब्रिड थ्योरी इज द कॉमन ऑब्लिगेशन विथ आउटकम सेंसिटिविटी, वेल बैलेंस्ड, ओवर सिंपल, रेलेवेंट या फिर कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा लास्ट वाले में, सेकंड आएगा। लास्ट में बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ओवर सिंपल। तो क्या कह रहा है, सम रिकमेंड, कुछ लोग रिकमेंड करते हैं ओवर सिंपल हाइब्रिड थ्योरीज को, ओवर सिंपल हाइब्रिड थ्योरीज को, दैट कंबाइन, जो कि कंबाइन करके बनी है, ऑब्लिगेशन विथ आउटकम, कर्तव्यों के साथ। अच्छा दो देखो ये वाली बात, एक तो ओडेंटोलॉजी को मानते हैं, दूसरा कॉन्सेक्वेंटियलिज्म को मानते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है एक हाइब्रिड मॉडल है जो कि बहुत सिंपल है, जिसमें क्या करते हैं, कुछ लोग ऑब्लिगेशन को भी मानते हैं और आउटकम को भी मानते हैं। अब दोनों से मिलकर के बनाए हाइब्रिड, कुछ इसका पार्ट कुछ इसका पार्ट, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा ओवर सिंपल। आप मुझे बताएंगे 25 आउट ऑफ आपका स्कोर क्या रहा इस मॉक में, है ना। लाल ये कमेंट करके बताइएगा। और अपकमिंग जो मॉक होंगे उनमें धीरे धीरे आपका लेवल जो है वो अप होता जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। बाकी परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सीसीएल ग्रुप जो भाई पीएसपी सर है, वहाँ पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। चलिए थैंक यू सो मच।